I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 6 जनवरी के राजदूत में हमने जाना था कि ट्रूडो पर कुर्सी छोड़ने का बड़ा दबाव था। हमारा एपिसोड 23 था। हमने उसमें यह भी बताया था कि उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो गई थी। आज हम जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के भविष्य पे बात करने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है। समझेंगे कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या क्या चीज़ें घटेंगी और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस इस्तीफे से कितने खुश हैं। हमने कल भी कहा था इस्तीफा किसी का होता है, खुशी कहीं और होती है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का खास कार्यक्रम राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। बदलावों का नायक राजनेता जो अपनी ही पार्टी के लिए बोझ बन गया। आज के दिन ये पंक्ति जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ट्रूडो ने सबसे खराब समय में लिबरल पार्टी की कमान संभाली थी और उनकी पार्टी चुनावों में तब तीसरे नंबर पर खिसक चुकी थी। उस दौर में ट्रूडो ने पार्टी को खड़ा किया और 2015 में सत्ता तक वो ले गए। 2015 में ट्रूडो पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2021 के चुनाव में भी सत्ता कायम रह गई, लेकिन तब तक स्पष्ट बहुमत उनके हाथ से फिसल चुका था। मार्च 2022 में उन्हें जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी का साथ मिला। उनके सारे बहुमत का आंकड़ा उन्होंने जुटाया, सरकार चलाते रहे, मगर सितंबर 2024 में एनडीपी ने गठबंधन को छोड़ दिया। एनडीपी के हटते ही ट्रूडो सरकार आ गई अल्पमत में और उसी समय मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन एनडीपी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिसके चलते ट्रूडो की सरकार गिरते गिरते बची थी। तब इन सब के बीच लिबरल पार्टी के अंदर घमासान जो मचा था वो मचा ही हुआ है। पार्टी के सांसद अपने लीडर से खुश नहीं थे। इंटरनल मीटिंग्स में ट्रूडो की खूब लानत मलानत हो रही थी। अक्टूबर 2024 में पार्टी के 20 से ज़्यादा सांसदों ने चिट्ठी लिखकर इस्तीफा सौंपने के लिए कहा, मगर ट्रूडो तब माने नहीं थे। ये फूट उस समय और जग जाहिर हो गई जब दिसंबर में 2 और कद्दावर मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा। वित्त मंत्री क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने उस दिन रिज़ाइन किया जिस दिन उन्हें वित्तीय रिपोर्ट जारी करनी थी। बड़ा दिन था, उसी दिन रिज़ाइन किया। फ्रीलैंड ने इस्तीफे की चिट्ठी में ट्रूडो पर राजनीतिक नौटंकी करने का इल्ज़ाम लगाया। ये भी लिखा कि ट्रूडो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के कई सांसद खुलकर सामने आने लगे। उन्होंने खुलेआम ट्रूडो से कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया और फिर साल की शुरुआत में ओपिनियन पोल्स के नतीजे आए। पता चला कि ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी को सिर्फ 13% वोटर्स का सपोर्ट अब रह गया है। चुनावी साल में पार्टी के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता था। अब यहाँ से साफ होने लगा कि ट्रूडो बहुत लंबे समय तक अपनी कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे। आखिरकार 6 जनवरी 2025 को जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये इस्तीफा तत्काल प्रभावी वैसे होगा नहीं। जब तक लिबरल पार्टी अपना नया लीडर नहीं चुन लेती है, तब तक ट्रूडो कुर्सी पर बने रहेंगे, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ट्रूडो ने इस्तीफे से पहले गवर्नर जनरल मैरी सिमोन से मुलाकात की है। उनकी दरखास्त पर गवर्नर जनरल ने संसद को 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान विधायी काम ठप रहेंगे, नए लॉज नहीं बनेंगे, संसद में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। आम स्थिति में यह सत्र 27 जनवरी को शुरू होने वाला था। इसमें कनाडा का विपक्ष ट्रूडो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाला था। अगर प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार तुरंत गिर जाती और नए सिरे से चुनाव का ऐलान करना पड़ता। संसद स्थगित होते ही प्रस्ताव फिलहाल के लिए टल गया है। इस अवधि में लिबरल पार्टी को लीडर चुनने का थोड़ा मौका मिल गया है कि कुछ रिब्रांडिंग हो, कोई नया व्यक्ति आए। वैसे अगर लिबरल पार्टी चाहती तो नेशनल कॉकस की मीटिंग में ही अंतरिम नेता का चुनाव कर सकती थी। नेशनल कॉकस पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं की कमेटी है, लेकिन ट्रूडो ने इस विकल्प को पहले ही टाल दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नए लीडर का इलेक्शन ठोस, देशव्यापी और कॉम्पिटिटिव तरीके से होना चाहिए। मतलब इलेक्शंस की तरफ हिंट कर रहे हैं। कैसे होगा नए लीडर का चुनाव? लिबरल पार्टी के अध्यक्ष संचित मेहरा ने इसी हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। इसमें इंटरनल इलेक्शंस की तारीख डिसाइड होगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बता रहे हैं, ये लिबरल पार्टी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। साथ ही इलेक्शन करवाने के लिए एक कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा जब मीटिंग होगी। लिबरल पार्टी के संविधान में लीडरशिप इलेक्शन के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया है। विशेष स्थिति में इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उनके सामने एक और चुनौती है। दरअसल संसद को 24 मार्च तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि संसद शुरू होते ही वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे, भले ही प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो।
विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने लायक संख्या भी है, यानी जल्द चुनाव करवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। चूंकि ट्रूडो से आम जनता भी नाराज है, इसलिए लिबरल पार्टी उनके नेतृत्व में इस चुनाव में उतरना नहीं चाहती। वो यही चाहेंगे कि सरकार गिरने से पहले उन्हें एक नया लीडर मिल जाए, जिसकी लीडरशिप में लोगों को भरोसा हो और जिसके नाम पर पुरानी कमियों को छिपाया जा सके। एक तरह से लिबरल पार्टी को रिब्रांड करने की बात है एक नए लीडर के नीचे। कौन लड़ सकता है लिबरल पार्टी का चुनाव? दो बुनियादी शर्तें हैं। पहली, लिबरल पार्टी का एक रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए और दूसरी, आम चुनाव लड़ने की योग्यता वो पूरी करता हो। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को वोटिंग से 90 दिन पहले नॉमिनेशन दाखिल करना होता है। उसमें लिबरल पार्टी के कम से कम 300 सदस्यों के सिग्नेचर्स चाहिए। जानकारों का कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि गंभीर कैंडिडेट्स ही रेस में शामिल हों, कोई भी अपना कैंडिडेचर अनाउंस न कर पाए। लिबरल पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस में कौन कौन वोट डाल सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कम से कम 41 दिनों से लिबरल पार्टी का सदस्य उसको होना चाहिए। लिबरल पार्टी की सदस्यता लेने की न्यूनतम अर्हता है 14 साल और कनाडा का पता होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा देश के बाहर रह रहा कैनेडियन वोटर भी वोट कर सकता है या कर सकती है। विनर कैसे चुना जाएगा? कनाडा में इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 338। हर एक डिस्ट्रिक्ट को 100 पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। वोट के अनुपात में कैंडिडेट्स के बीच ये पॉइंट्स बांट दिए जाते हैं। वोटर्स प्राथमिकता के आधार पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को एक रैंकिंग देते हैं। निखिल नंबर 1, अभिषेक नंबर 2, इस तरह से। अगर पहले राउंड में कोई कैंडिडेट 50% का आंकड़ा पार नहीं कर पाता तो सबसे कम पाने वाले कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा रेस से और फिर उसके पर्चे की सेकंड रैंकिंग देखी जाएगी और उसके वोट बाकी उम्मीदवारों के बीच बांट दिए जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल जाते। जिस कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये 2013 के बाद लिबरल पार्टी का पहला लीडरशिप इलेक्शन है। 2013 के इलेक्शन में ट्रूडो पहले ही राउंड में 80% वोट हासिल कर लिए थे उन्होंने, मगर इस बार वो रेस में शामिल नहीं होंगे। जिस तरह के हालात हैं, किसी और कैंडिडेट का पहले राउंड में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है, यानी लीडरशिप की रेस लंबी खिंच सकती है। इसमें से जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे इस घटना में से, उनके बारे में हम आपको खबरगांव में बताते रहेंगे राजदूत की आने वाली किस्तों में। अभी ट्रूडो के इस्तीफे पर आए कुछ दिलचस्प रिएक्शंस को आप देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। पहला रिएक्शन आया पार्ट टाइम उद्योगपति और फुल टाइम ट्रोल राजनेता एलन मस्क की तरफ से। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा कि 2025 की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, कनाडा में बहुत सारे लोग अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमेरिका लंबे समय तक व्यापार घाटा और सब्सिडी का बोझ नहीं सह सकता। ट्रूडो को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर कनाडा हमारे साथ मिल गया तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ कम भी किए जाएंगे, टैक्सेस कम किए जाएंगे और उन्हें कैनेडियंस, रूसी और चीनी वॉरशिप्स के खतरे से भी मुक्त हो जाएंगे। ये ट्रंप कह रहे हैं दूसरे देश के बारे में। जिस देश से कह रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति अभी वो बने नहीं। चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि कनाडा पर 25% टैरिफ लगा देंगे। जब ट्रूडो भागकर उनसे मिलने गए तब उन्हें गवर्नर ट्रूडो कहकर संबोधित कर दिया और फिर कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात करने लगे। ट्रंप की चेतावनी को कनाडा में बहुत सारे लोग गंभीरता से ले रहे हैं। इसी आधार पर वित्त मंत्री क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने रिजाइन भी किया था। कनाडा के मुख्य विपक्षी नेता पियरे पॉलिवर ने ट्रूडो को कमज़ोर और भयभीत बताकर संबोधित किया है। उन्होंने लिखा कि देश की कमान एक दिखावटी प्रधानमंत्री के पास है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आपस में ही लड़ने में व्यस्त है। पियरे पॉलिवर मुख्य विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। मौजूदा समय में उनकी अप्रूवल रेटिंग 50% के आसपास है। आज के समय में चुनाव हो जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। पॉलिवर ने कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा एंटी क्राइम कैंपेन चलाने का वादा किया। बहुत लोडेड टर्म है। उन्होंने फ्री स्पीच के नाम पर चरमपंथियों को शह देने की कोशिशों का भी विरोध किया है। इशारा है खालिस्तान की तरफ। पॉलिवर खुद को ज़मीनी नेता के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है, लेकिन कनाडा को अमेरिका में मिलाने की मुखालफत वो ऑब्वियसली करते ही हैं। कनाडा की कहानी यहीं पर रोकते हैं। अभी हमको आने वाले दिनों में बात करनी है उसकी। बोनस खबरों की बारी है। पहली खबर तिब्बत से है। 7 सितंबर की सुबह आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। 130 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा चीन की सरकारी मीडिया के हवाले से लिया गया है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि नुकसान इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चीनी मीडिया जो है अंडर रिपोर्ट करता है क्योंकि सरकार के नियंत्रण में, इसलिए फ्री प्रेस होनी चाहिए।
तिब्बत में आए भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है रिक्टर स्केल पर और इसके बाद कम तीव्रता वाले कई और झटके भी आए हैं। भूकंप का कुछ असर नेपाल और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में भी देखने को मिला है। दूसरी खबर ग्वांतानामो बे की जेल से जुड़ी है। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे की जेल में बंद 11 कैदियों को ओमान भेजा है। सभी 11 कैदी यमन के नागरिक हैं। उन्हें 9/11 अटैक के बाद चलाए गए वॉर ऑन टेरर के दौरान गिरफ्तार किया गया था, अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था। ग्वांतानामो बे क्यूबा में है। 20वीं सदी की शुरुआत से वहां पर अमेरिका का कब्जा है। ग्वांतानामो बे में उनका मिलिट्री बेस चलता है। 9/11 अटैक्स के बाद वहां एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया जहां दुनिया भर से गिरफ्तार किए गए या उठाए गए संदिग्धों से पूछताछ की जाती थी। पीक पर ग्वांतानामो बे में 800 से ज़्यादा कैदी थे। अधिकांश पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला, इसलिए मैंने अबडक्टेड कहा। बाद में अमेरिका पर कैदियों को टॉर्चर करने और मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम लगे। जिन जॉर्ज बुश ने राष्ट्रपति रहते हुए ग्वांतानामो बे में जेल बनवाई थी, उन्होंने ही इसे बंद करने की कोशिश भी की। उनके बाद के राष्ट्रपतियों ने भी वादे किए, लेकिन कोई अभी तक जेल को ही बंद नहीं कर पाया। जब जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होगा, तब भी 15 कैदी ग्वांतानामो बे में ही बच जाएंगे। आज के राजदूत में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभिषेक की लिखाई पर टिप्पणी कीजिए, हमारे पढ़ने पर टिप्पणी कीजिए और टिप्पणी कीजिए अभिषेक के शूट और निवेदिता की हेल्प पर भी। आप देखते रहिए खबरगांव और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।